नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब बढ़िया होंगे। चलिए सीधे डिस्कस कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज। तो हमारी आज की न्यूज़ में सबसे पहली जो न्यूज़ है वो गुरविंदर वीर के बारे में है। देखिए, गुरविंदर वीर जो है, इन्होंने 60 मीटर का जो इंडिया का रिकॉर्ड है वो स्थापित कर दिया। 2018 में लास्ट रिकॉर्ड बना था और इसको तोड़ दिया अभी गुरविंदर वीर जी ने। क्या किया है इन्होंने, 60 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता है। किसमें? नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इम्पोर्टेंट ये तो नहीं है कि कौन सी चैंपियनशिप है, बट जो 60 मीटर का जो इंडियन रिकॉर्ड है वो इसने स्थापित कर दिया है गुरविंदर वीर ने। 6.60 सेकंड में इन्होंने 60 मीटर जो दौड़ है वो पूरी करी। इससे पहले 6.67 सेकंड्स का जो रिकॉर्ड था वो इलाकिया दासन के नाम था, जो कि 2018 में उन्होंने बनाया था। और ये दो मात्र 26 वर्ष के हैं और भारत के नंबर 1 स्प्रिंट जो है स्प्रिंटर, इंडोर स्प्रिंटर माने जाते हैं। ठीक है, तो गुरविंदर वीर जी का आप नाम याद रखेंगे। आपको पता है, थोड़ी दिन पहले एक न्यूज में था कि वंदे मातरम के 2 स्टांजा पहले गाए जाते थे, लेकिन अभी सरकार ने बोला है कि पूरे 6 स्टांजा आपको वंदे मातरम के गाने हैं। तो आकाशवाणी पे अब जो प्रसारित होगा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हमारा, वो पूरे 6 स्टांजा उसके गाए जाएंगे। टाइम कितना लगेगा? 3 मिनट 10 सेकंड। देखिए, टाइम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अब जो पूरा वंदे मातरम गीत जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो गाया जाता है, तो उसमें पूरा समय कितना लगता है? 3 मिनट 10 सेकंड। और कितने पहले 2 अंतरों गाए जाते थे, लेकिन अभी पूरे 6 अंतरे इसमें गाए जाएंगे। आपको याद रखने वाली बात है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको रचित किया है और ये राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। आनंद मंट जो उनका उपन्यास था 1882 में लिखा गया था, उसमें से ये हमारा राष्ट्रीय गीत जो है लिया गया है। याद रखने वाली बातें क्या है कि पहले 2 स्टांजा इसके गाए जाते थे, लेकिन अभी सरकार ने इसको नेसेसरी कर दिया, इसके पूरे 6 स्टांजा गाए जाएंगे। कितना समय लगता है? 3 मिनट 10 सेकंड लगते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जो आनंद मठ जो उपन्यास था, जो उन्होंने 1882 में लिखा था, वहां से हमारा ये राष्ट्रीय गीत लिया गया। तो याद रखेंगे आप। चलिए आगे। एक ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया है। कहाँ पे? देखिए, वेस्टर्न जो एशिया है, मध्य एशिया है, वहां पे जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से ये ऑपरेशन जो है शुरू किया है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नाम से ही आपको लग रहा होगा कि एनर्जी को सिक्योरिटी देना, यानी कि हमारे जो जहाज वहां से निकलते हैं उनको हमारी नेवी जो है प्रोटेक्ट करेगी। जो कार्गो जहाज हमारे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कहाँ पे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। भारतीय नौसेना के 5 से अधिक जो फ्रंटलाइन युद्ध पोत है उनको वहां पे तैनात किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारा 80% से ज्यादा हमारी गैस और लगभग 50% हमारा जो ऑयल है वो इसी रूट से इंडिया तक पहुंचता है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये जो है पहल करी है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। देखिए, वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट एक इवेंट होने जा रहा है, उसमें सिक्किम का जो प्रतिनिधित्व है वो करेगी स्तुति प्रदान। ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट हो रही है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी सिक्किम की स्तुति प्रदान। देखिए, होता क्या है, पहले हमारे इंडिया लेवल पे पार्लियामेंट में बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, फिर यहाँ से जो टॉप बच्चे होते हैं वो सेलेक्ट होके जो हमारी वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट है वहां पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट इस बार कौन करेंगे? स्तुति प्रदान। कहाँ के रहने वाले? सिक्किम के। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहाँ पे विश्व भर के जो युवा है वो प्रतिनिधि एकत्रित होकर वैश्विक जो मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सतत विकास जो लक्ष्य हमारे एसडीजी गोल्स है उनके बारे में ये लोग वहाँ पे एकत्रित होकर बात करते हैं। एक पहल है ई रक्त कोष, एक तरह का एक पोर्टल भी है और एक पहल भी है। इसमें क्या होता है, देश भर के जो ब्लड बैंक है उनका स्टॉक और डोनर्स की रियल टाइम जो डेटा है उसको यहाँ पे शेयर किया जाएगा और एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है ई रक्त कोष के नाम से। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो सहूलियत होती है, जिनको ब्लड चाहिए होता है उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसमें कई तरह के फर्जीवाड़े और इस तरह की रिपोर्ट्स आती है उन पे भी लगाम लगेगी। इसमें सरकार ने क्या किया है, सभी जिनको लाइसेंस प्राप्त है ब्लड बैंक्स को, उनके लिए इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया। जब वो एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अपना डाटा वहाँ पे शेयर करेंगे, तो एक रियल टाइम एक नेशनल डेटाबेस बन जाएगा, जिससे कि ब्लड जिनको रिक्वायरमेंट है उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पहली चीज, कालाबाजारी रोकना उद्देश्य। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी लाना इस पूरे सिस्टम में कि ब्लड का दुरुपयोग नहीं हो कहीं भी, और जरूरतमंद तक ये समझना चाहिए और इस तरह पहुंचना चाहिए, और ये निरीक्षण की प्रक्रिया से इसको जोड़ दिया गया। राइट, समझ गए होंगे आप बात। अब देखिए आगे जयपुर मेट्रो के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नए डेवलपमेंट इसमें हुए हैं। पहली चीज आपको याद रखनी है, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जेएमआरसी के द्वारा इसका निर्माण भी किया गया और इसका संचालन भी किया जाता है। सबसे पहले बना था फेज 1। ठीक है, देखिए फेज 1 कब बना था? ये बना था मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक। कितने किलोमीटर का? 11.97, यानी कि लगभग 12 किलोमीटर का। इसमें टोटल 11 स्टेशन थे। 9 ऊपर थे, एलिवेटेड का मतलब जमीन से ऊपर इस तरह से, और 2 जो स्टेशन थे वो
भूमिगत यानी जमीन के नीचे अंडरग्राउंड थे। ठीक है, याद रखेंगे फेज 1 जो था मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक, लंबाई 11.97 यानी कि लगभग 12 किलोमीटर, स्टेशन 11 जिसमें 9 एलिवेटेड ऊपर और 2 भूमिगत। इसमें भी 2 फेज थे। पहला जो फेज है वो मानसरोवर से लेके चांदपोल तक था, जिसको A1A बोला जा रहा है। ये 9.63 किमी का जून 2015 से चालू हो गया। उसके बाद दूसरा जो फेज 1 मतलब फेज 1 का ही दूसरा पार्ट 1B, ये चांदपोल तक। आपको पता मानसरोवर से चांदपोल पहले पहुंच गई, फिर चांदपोल से कहाँ तक, चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक, ये 1B था। ये 2.34 किलोमीटर का था और ये 2020 से चालू हुआ, यानी कि ये था हमारा फेज 1। उसके बाद फिर फेज C जो है अभी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, ये यानी कि आपको जैसे मैं ये समझाऊं, ये आपका मानसरोवर है, ठीक है, ये आपका बड़ी चौपड़ है, ठीक है, बड़ी चौपड़ हो गया ना। हाँ, अब मानसरोवर से लेके चांदपोल तक ये आपका था 1A, फिर ये था 1B। अब क्या किया है, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, ये है निर्माणाधीन, अब बन रहा है, ये हो गया 1C आपका। और इधर जो आपका मानसरोवर था यहाँ से 200 फीट तक, ये क्या हो गया 1D। अब बात समझ गए होंगी, ये अभी निर्माणाधीन है, यानी कि बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर से 200 फीट का जो फेज है वो भी बनने जा रहा है। ये कितना है, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर 2.85 किलोमीटर, काम शुरू हो गया है। 1D जो है मानसरोवर से अजमेर रोड 200 फीट बाईपास, ये लगभग 1.5 किलोमीटर का यानी 1.3, बाहर से आने वाले जो यात्री है उनको यहाँ से कनेक्टिविटी मिल सके। तो ये टोटल हो गया फेज 1 का। अब आगे फेज 2 जो है वो भी प्रस्तावित है, कहाँ से, सीतापुरा से लेके अंबावाड़ी तक, और इसका विस्तार विद्याधर नगर तक भी होगा। ये अभी रिसेंट जो बजट है उसमें घोषित किया है। कितने किलोमीटर, 23.5 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेशन आएंगे, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट आएगा, SMS हॉस्पिटल आएगा, सिंधी कैंप आएगा, अंबावाड़ी आएगा और आगे विद्याधर नगर तक। क्या होगा इसमें, एयरपोर्ट को सीधे रेलवे स्टेशन जो सिटी का है वहां तक जोड़ना। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये हमारा मानसरोवर था, ठीक है, मानसरोवर से ये हो गया आपका बड़ी चौपड़, ठीक है, ये हो गया आपका चांदपोल, ये बना, इसको बोलते हैं फेज 1 में था ये 1A, ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ 1B, यहां से ट्रांसपोर्ट नगर तक ये 1C, और यहां से 200 फीट अजमेर रोड तक 1D। ये तो हो गया फेज 1। फेज 2 कहां से बन रहा है, ये बन रहा है आपका सीतापुरा से लेके विद्याधर नगर तक, यानी अंबावाड़ी तक पहले प्रस्तावित था, उसके बाद अभी विद्याधर नगर तक। तो ये 23.5 किलोमीटर का, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे ये भी सूजस में थी न्यूज हमारी मेट्रो वाली, और ये दूसरी जो राजस्थान एरोस्पेस और रक्षा नीति के बारे में जो न्यूज है ये भी हमारी कवर की है हमने सूजस मैगजीन से। देखिए राजस्थान ने एरोस्पेस और रक्षा नीति में काफी एम्बिशियस गोल्स अपने रखे हैं। राजस्थान का मानना है कि जिस तरह मेक इन इंडिया रक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार जिस तरह से काम कर रही है, भारत के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, राजस्थान में भी हम बनाएंगे और इंडिया के एक प्रमुख डिफेंस हब स्टेट के रूप में हम अपने आप को विकसित करेंगे। ठीक है, ये नीति तैयार की गई है, क्या इसमें भारत को शीर्ष राज्यों में शामिल करना, किसमें, एरोस्पेस और डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग में। MSME को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे जो सप्लाई चेन है उससे जुड़ेंगे। आगे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके जो कौशल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके स्किल डेवलपमेंट के मामले में कार्य किया जाएगा। मेक इन इंडिया की तर्ज पे मेक इन राजस्थान को बढ़ावा दिया जाएगा। ये तो इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हो गए। सामरिक लाभ क्या है राजस्थान का, देखिए सबसे पहले तो भौगोलिक जो स्थिति है राजस्थान की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन्य दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एक बड़ी लंबी सीमा राजस्थान की किससे लगती है, पाकिस्तान से। दूसरा, हमारे पास जो भूमि है वो काफी बड़ा है, हमारे पास जो अनुपजाऊ भूमि है उसका एक बड़ा पूल है, तो उस लैंड इक्विजिशन से संबंधित समस्याएं राजस्थान में बेसिकली नहीं आती, तो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एयरफोर्स के एयरबेस का जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा, देखिए जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर, उतरलाई में एयरबेस है और पोखरण में फायरिंग रेंज है। ये भी एक इकोसिस्टम इस तरह का प्रोवाइड करता है राजस्थान को, जिससे कि बढ़ावा दिया जा सकता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, यानी रक्षा क्षेत्र के विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा, एक बड़ी जो कमान है, यानी कि जो एक कमांड है बड़ी, साउथ वेस्टर्न जो कमांड है आर्मी की, वो भी जयपुर में है, तो ये भी एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। क्या क्या छूट और प्रोत्साहन दे रहे हैं इसके तहत राजस्थान सरकार, देखिए भारी सब्सिडी दे रही है अगर कोई निवेश करता है तो। भूमि खरीदने पे या लीज पर 100% तक की स्टाम्प ड्यूटी छूट दे रही है राजस्थान सरकार। बिजली में रियायत दे रही है, टैक्स में रियायत दे रही है और कौशल विकास में भी सहायता कर रही है। इस तरह के जो प्रावधान है ये इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से दे रही है। होगा क्या, देखिए MRO क्या है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल
ये जो है, जो हमारे बेसिकली जो एयरक्राफ्ट होते हैं, इनके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे राजस्थान में। ड्रोन का निर्माण होगा, ठीक है। कृषि सुरक्षा निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का विकसित करना, ड्रोन तकनीक का विकास करना राजस्थान में इस नीति के माध्यम से उद्देश्य है। बख्तरबंद जो वाहन है, छोटे हथियार, गोला बारूद है, इसका निर्माण का भी उद्देश्य राजस्थान सरकार ने इस नीति के माध्यम से रखा है। आगे विमान के कल पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निर्माण है वो भी राजस्थान में किया जाएगा। देखिए बेसिकली काफी महत्वाकांक्षी योजना है। अब धरातल पे किस तरह उतरती है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली बात होगी, आने वाले टाइम में हम देखेंगे, ठीक है। आगे एक आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है कि जो हमारा राइट टू वोट है, यानी मतदान का जो अधिकार है, वो किस तरह इंडिया में क्या उसका पैटर्न्स है और क्या किया जाना चाहिए, क्या मैंडेटरी बना दिया जाना चाहिए जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, क्या इंडिया में ये फिजिबल है। तो इस आर्टिकल में हम बात करते हैं। और क्या सजेशंस होने चाहिए, जो ब्यूरोक्रेटिक अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपके पास 4-5 पॉइंट लिखने के लिए होने चाहिए। देखिए टोटल जो है 65 करोड़ जो लोगों ने मतदान किया लास्ट लोकसभा चुनाव में, यानी कि लगभग 66% मतदान हुआ है, ठीक है। कितना, हर 3 में से 1 ने मतदान नहीं किया है, ठीक है। यानी 2/3 पोलिंग ही हुई है, यानी कि हर 3 में से 1 व्यक्ति ने मतदान नहीं किया है। तो ये इंडिया की स्थिति है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने हाल ही में कहा कि इस पर सख्ती करने की जरूरत है, यानी लोगों को मतदान के लिए बाध्य करना चाहिए। ये किसने बोला? चीफ जस्टिस के मुख्य न्यायाधीश ने, मुख्य हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, सॉरी थोड़ा करेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब अनिवार्य मतदान के पक्ष और विपक्ष में कुछ बातें। देखिए विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अनिवार्य किया है और वहां पे अगर कोई वोट देने नहीं जाता तो उसके लगाई जाती है पेनल्टी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में 90% प्लस मतदान होता है। ये तो विदेशों का एग्जाम्पल हो गया जो हमें इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। आगे भारत की स्थिति अलग क्यों है? देखिए पहले तो संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारा, ये कभी भी हमारा एज ए ड्यूटी नहीं रहा, हमें एज ए राइट मिला है, यानी मतदान का अधिकार मिला है। मतदान एज ए ड्यूटी यानी एक कर्तव्य के रूप में नहीं मिला है हमें। तो पहली चीज तो ये है कि यानी कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात सही नहीं होगी अगर हम उसको बाध्य करते हैं। आगे लोग वोट देना नहीं चाहते बल्कि दे नहीं पाते, यानी ऐसा नहीं है लोग जानबूझ के इंडिया में वोट नहीं देते, बट मेजोरिटी ऑफ पर्संस वो लोग हैं जो दे नहीं पाते, उनकी मजबूरी होंगी, किसी अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर गए हुए हैं, और बहुत सारे जो चैलेंजेस है, वो मेजर रीजन है, ना कि लोग विलिंग से वोट नहीं देना चाहते। अगर कोई आदमी अवेलेबल है तो वोट देना चाहता है। हमें मतदान को बाध्यकारी बनाने के बजाय इसके मार्ग में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको दूर करना चाहिए, रुकावटों को दूर करना चाहिए। आगे मतदान बढ़ाने का सही रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए थोपने से बेहतर है मतदान की राह आसान बनाना, यानी इस तरह के प्रावधान करना जिससे लोग मोटिवेट होकर मतदान करें। जैसे मतदान केंद्रों की सुलभता, जैसे मान लो आपने एक पंचायत मुख्यालय पे मतदान केंद्र रखा, ठीक है। अब आपको पता है एक पंचायत में 2-3 छोटे गांव भी होते हैं। बेसिकली आप ये कीजिए कि यहाँ भी मतदान केंद्र रखिए, यहाँ भी। अब यहाँ से आगे बढ़ के भी मान लो यहाँ बगल में एक छोटी ढाणी है, राजस्थान में आप स्पेशली अगर देखेंगे, इंडिया में भी ये फिनोमेना है कि 10-12, 7-8 घरों का एक क्लस्टर जो है ढाणियों के रूप में बहुत ज्यादा विकसित है। अगर आप पोलिंग की व्यवस्था इन ढाणियों में कर देते हैं तो आप देखेंगे कि 5 से 7% आपका मतदान ऐसे ही बढ़ जाएगा। पहली चीज यानी दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्र में पोलिंग बूथ बढ़ाना। आगे जागरूकता, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अलग अलग माध्यम से बताना कि आपका वोट देना क्यों जरूरी है, आपको क्यों वोट देना चाहिए, ये बात। आगे मतदाता सूची में पारदर्शिता होनी चाहिए और डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। आगे नोटा और अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए, विशेषकर युवा वर्ग में। तो ये कुछ प्रावधान है जिनके बारे में बात करके, जिनके बारे में प्रयास करके सरकार और हमारा जो निर्वाचन विभाग है वो मतदान प्रतिशत बढ़ा सकता है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये बोले कि हमें बाध्यकारी बनाने की जरूरत है। तो ये सारी हमारी डिस्कशन थी। सबसे पहले हमने गुरविंदर वीर सिंह जी के बारे में बात करी, जिन्होंने 60 मीटर दौड़ में 6.6 सेकंड्स का नया नेशनल रिकॉर्ड स्टैब्लिश कर दिया है। आगे वंदे मातरम के अभी 6 पूरे अंतरे गाए जाएंगे, 3 मिनट 10 सेकंड इसकी टोटल ड्यूरेशन होगी। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 5 हमारे जो फॉरवर्ड जहाज है वो तैनात किए गए ताकि हमारे जो कंटेनर है वो समय से पहुंच सके। ई रक्त कोष की स्थापना की गई है ताकि ब्लड बैंक्स आपस में कोऑर्डिनेट्स बनाए रखें, उनका रियल टाइम डाटा अपडेट हो, इसमें भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शिता की स्थापना हो और लोगों को, जरूरतमंद लोगों को ब्लड समय पे पहुंच सके। फेज 2 है वो बनाया जा रहा है, बहुत तेजी से इस पे काम चलेगा। राजस्थान सरकार की ऐसी मंशा है, हमने पूरा मेट्रो का जो हमारा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया। आगे राजस्थान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए नीति लाई गई है और इस नीति में अनेक प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारी बातें थी, हमने इस तरह आज की डिस्कशन थी। थोड़ा फास्ट, जल्दी कहीं निकलना था, दैट्स वाई हमने ये डिस्कशन करी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में 2 दिन के ब्रेक के बाद। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका अच्छे से पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मेन उद्देश्य है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।